गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम अपना ये हिस्ट्री ही कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि लेसन नंबर फर्स्ट आपका काफ़ी बड़ा है। हिस्ट्री के चैप्टर्स बड़े हैं तो उनको कंप्लीट करने में 3-4 वीडियोस में तो कंप्लीट हो गई है ना। तो आज हम कुछ कवर कर लेते हैं। तो पेज नंबर 6 का हम कवर करेंगे आज, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, है ना, जो कि आज का टॉपिक हमारा क्या है, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो आज हम ये कर रहे हैं, बाकी शायद नेक्स्ट वीडियो या 2 वीडियो में आपका ये चैप्टर ख़त्म होगा। अभी आगे के 2 वीडियो और लगेंगे, या हो सकता है इस वीक में एक और वीडियो आएगा तो उसमें आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो देखिए, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स में हम क्या पढ़ेंगे। द स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन 700 एंड 750 इज अ ह्यूज चैलेंज टू हिस्टोरियंस लार्जली बिकॉज ऑफ द स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट्स दैट अकर्ड ओवर द पीरियड। तो हम इस न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप में देखिए क्या पढ़ेंगे। इसमें हम वही 1000 ईयर्स जो 700 से लेके 1750 के बीच का जो ये बीच का गैप है, 1000 मतलब 1000 सालों का जो गैप है, उनके बीच में क्या क्या चेंजेस हुए, क्या बदलाव आए, क्या टेक्नोलॉजीज आई, क्या डेवलपमेंट्स हुए, है ना। किन के अब 1000, जब आप खुद सोचिए एक दिन में बदलाव हो जाते हैं, चलिए एक दिन छोड़िए, एक साल में कई बदलाव आ जाते हैं, तो 1000 साल की बात यहाँ चल रही है। 700 से 1750 की बात चल रही है। देखिए यहाँ पे कौन सा ईयर है, 700 टू 1750। तो इनके बीच में अप्रॉक्स कितने साल का डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है। सोचिए 1050 ईयर्स का इसमें डिफरेंस है, सोचिए। तो सोचिए इनमें कितने बदलाव आए होंगे। तो इस बदलाव की वजह से जो हिस्टोरियंस थे, हमारे जो हिस्टोरियंस थे, उनको काफ़ी तकलीफ़ें हुई, क्योंकि सोर्सेस क्या थे, सोर्सेज लिमिटेड थे और उसमें बदलाव काफ़ी थे। क्योंकि जब किसी एक हिस्टोरियंस ने उसको लिखा, क्योंकि सबने मैन्यूस्क्रिप्ट था, सबने हाथों से लिखा, और जब कोई चीज़ उन्हें समझ नहीं आती तो उसमें वो अपनी वर्डिंग ऐड कर देते थे। तो ऐसे ही 1000 सालों में सोचिए कितने पोएट ने उसको लिखा होगा अपने हाथों से और कितने बदलाव आए होंगे। इसकी वजह से हिस्टोरियंस को काफ़ी तकलीफ होती है एग्जैक्ट ओरिजिनल सेंटेंस जानने में या ओरिजिनल वर्ड जानने में हिस्टोरियंस को काफ़ी तकलीफ होती है। इसलिए हिस्टोरियन काफ़ी ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ते हैं और उसके बाद ही वो कुछ किसी कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट पे पहुँचते हैं, तभी वो इस चीज़ को अनाउंस करते हैं कि उस टाइम में ऐसा हुआ करता था, है ना। तो इसमें ये आया है। फिर देखिए तो इनमें क्या क्या बदलाव है। इनमें टेक्नोलॉजीज़ में बदलाव आए, डेवलपमेंट, बहुत सारे विकास हुए, लोगों के रहन सहन में बदलाव आया, खाने पीने में बदलाव आया, है ना, इस तरीके से। फिर जो द पार्सियन व्हील था, जो पार्सियन व्हील जो हुआ करता, अब वो मतलब लाइक द पार्सियन व्हील इन इरिगेशन, पार्सियन व्हील इरिगेशन मतलब सिंचाई में यूज़ होने लगा था। द स्पिन व्हील जो था, आप देखिए द स्पिन व्हील जो होते हैं वो वीविंग मतलब कपड़ों को बुनने में मदद मतलब उसका यूज़ होने लगा था। एंड फायर आर्म्स का यूज़ किस चीज़ में होने लगा था, कॉम्बैट में। मतलब इतने बदलाव आ चुके थे उन बीच में, 1000 सालों के बीच में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़, बहुत सारे डेवलपमेंट हो गए थे। न्यू फूड्स एंड बिवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब नए नए खाने, नए नए पीने वाले ड्रिंक्स आ चुके थे हमारे देश में। ऐसा नहीं था कि वो हमारे देश में थे, हमारे देश में लाए गए थे। मतलब दूसरे देश का कोई भी व्यक्ति जब हमारे देश में आता था तो वो अपनी उन चीज़ों को साथ में लाया करता था, नए नए आइडियाज़ लाया करता था ना। मतलब ये पोटैटोज़ वगैरह हमारे देश की चीज़ें नहीं, ये दूसरे देश की चीज़ें हैं। वहाँ के लोग जब यहाँ आते थे तो वो अपना खाने का मटेरियल जो होता था वो सब यहाँ लेके आते थे। फिर यहाँ के लोगों ने भी उन सब चीज़ों को ट्राई करना चालू किया, उनकी खेती चालू करना स्टार्ट कर दिया। तो ये पोटैटोज़, चिली, पीस, कॉफ़ी वगैरह यहाँ के नहीं है, ये बाहर देश के लोगों की शौक़ थे, जो शौक़ उन्होंने यहाँ भी स्टार्ट किया और यहाँ उनको देख के यहाँ के इंडियंस ने भी उन सब चीज़ों को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। पोटैटोज़ हो गया, देखिए कॉर्न हो गया, है ना, आलू, मक्का, ये चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, ये सब बाहर देश के लोगों के शौक़ थे, यहाँ के शौक़ नहीं थे, यहाँ लोग नहीं जाना करते थे इन सब चीज़ों को। रिमेंबर दैट ऑल दीज इनोवेशंस, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड क्रॉप्स केम अलॉन्ग विद पीपल। ये सारी चीज़ें बाहर के देश के लोगों ने यहाँ लाके लोगों को आदत दी है। यहाँ के लोग ये सब चीज़ों का शौक़ नहीं रखते थे। बाहर के देश के लोग जब यहाँ आते थे अपने काम के लिए, अपने ऑक्यूपेशन के लिए, तो वो ये सब मटेरियल अपने साथ में लेके आते थे अपने खाने के लिए, ठीक है। फिर हु ब्रॉट अदर आइडियाज़ विद देम एज, और साथ साथ में वो कई सारे आइडियाज़ भी लाते थे कि किस तरह से यहाँ को डेवलप किया जाए, यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, है ना, इस तरीके से। एज अ रिज़ल्ट दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, इस तरह से
ये देश में भी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर, ये सारी चीज़ें बदलाव होने लगी। हमारे देश में भी इकोनॉमिकली बदलाव आने लगे, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन बदलने लगी, पॉलिटिकल वे से बदलने लगा हमारा देश, फिर सोशल, सामाजिक रूप से भी, कल्चर, मतलब बहुत सारे बदलाव आने लगे हमारे देश में। इन बीच में 700 सेंचुरी से लेके 1050 के बीच में जो 1000 साल का गैप है, उन बीचों में ये टेक्नोलॉजीज इन डेवलपमेंट और खाने वाली चीज़ों में बदलाव हुए हैं ना, इस तरीके से। अब जो कि हम चैप्टर 5, 6, 7 में पढ़ेंगे कि किस किस तरह के बदलाव हुए, उसको डीप जो हम ब्रॉड में पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 में पढ़ेंगे। देखिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस वॉज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, ग्रुप्स ऑफ पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। इस पीरियड में लोगों ने एक जगह से दूसरे जगह में भी ट्रैवलिंग बहुत की। क्यों ट्रैवलिंग की? क्योंकि उन्हें अच्छी सी जॉब चाहिए थी। उन्हें लगता था कि कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिले, कोई जॉब मिले जिससे हम भी कमाएं, क्योंकि हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थी कि अगर जो कमाना चाहे तो वो आराम से कमा सकता था, क्योंकि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो देश है, वो काफ़ी रिच था, है ना। तो यहाँ के लोगों को लगता था कि हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले जिससे हम कमाएं और हम भी अच्छे से सेटल हो जाएं। द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ, जैसे कि मैंने बताया इसमें काफ़ी सारा पैसा था। एंड द पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून, और लोगों के पास मौका भी था कि लोग कुछ काम करके पैसे कमा सकें। वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकेम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत। एक ग्रुप के लोग जो कि इस पीरियड में बहुत प्रसिद्ध हुए थे, बहुत फेमस हुए थे, इनका नाम हर कोई सुन रहा था, वो कौन थे? राजपूत। अ नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्र, और ये राजपूत वर्ड कहाँ से आया है? राजपुत्र से, जिसका मतलब होता है द सन ऑफ अ रूलर, किसी राजा का बेटा जिसको कहा जाता है राजपुत्र। तो उस टाइम के पीरियड में ये राजपूत लोग बहुत फेमस हुए थे। अब देखिए राजपूत हैं कौन, ठीक है ना। बिटवीन द 8 and 14 सेंचुरी द टर्म वॉज अप्लाइड मोर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वॉरियर्स। मतलब 8th सेंचुरी से लेके 14 सेंचुरी तक ये राजपूत लोग बहुत फेमस हुए थे, सबके सब इनको जानने लगे थे। क्यों? और राजपूत थे कौन कि इनको सब जानने लगे थे? राजपूत उन लोगों को कहा जाता था जो अपने आप को योद्धा समझते थे, है ना, जो कहते थे कि हम योद्धा हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं अपने देश के लिए, है ना। और जो ये दावा करते थे कि हम क्षत्रिय हैं, मतलब हम ठाकुर हैं, हम योद्धा हैं, तो हम राजपूत कहलाएंगे। तो मतलब राजपूत का मतलब वहाँ से ये था कि जो एक योद्धा है, वॉरियर मतलब योद्धा, और जो ये दावा करता था कि हम क्षत्रिय हैं, हमारा जो कास्ट स्टेटस है वो क्षत्रिय है, तो हम राजपूत हैं। द टर्म इंक्लूडेड नॉट जस्ट रूलर्स एंड चीफटेन्स बट ऑल्सो सोल्जर्स। मतलब यहाँ पे राजपूत मतलब केवल राजा के बेटे से नहीं था, यहाँ पे राजपूत का मतलब सैनिकों से था, है ना, जो कमांडर्स थे उनसे था, और किसी भी आर्मी में जो सैनिक था उससे था। मतलब किसी भी आर्मी में जो सर्विस अपनी दे रहा था देश के लिए, उसे भी राजपूत कहा गया था, ठीक है ना। तो a chivalric code of conduct, extreme valor and a great sense of loyalty, इनके मतलब जो उस टाइम कवि हुआ करते थे, जब कवि इनके बारे में कुछ डिफाइन किया करते थे या इनके बारे में जब लिखते थे इन राजपूत के बारे में, तो बताते थे कि जितने भी राजपूत होने का दावा करते हैं ये बहुत ही लॉयल थे, मतलब बहुत वफादार थे, बहुत मतलब इनके अंदर वॉरियर वाली क्वालिटी थी, ये सच में एक योद्धा थे, इनके अंदर सब कुछ करने का एक जज्बा था। इसलिए ये उस टाइम की पोएट ने उनके बारे में बताया है। अदर ग्रुप्स ऑफ पीपल सच एज द मराठा, सिख, जट्स, अहोम्स एंड कायस्थ, ये जो और भी ग्रुप थे लोगों के, जैसे मराठास का ग्रुप था, सिखों का ग्रुप था, जट का, होम्स, ये सब भी अपनी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को उभारने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि हमारा भी कहीं ना कहीं कोई एक अस्तित्व बन जाए, हम भी किसी न किसी एक नाम से जाने लगे। तो ये भी अपने हिसाब से अपने लिए बहुत मेहनत कर रहे थे और पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट ये चाहते थे कि हमारा भी नाम आए, हमें भी जाने, ठीक है। ये हो गया। फिर थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पूरे पीरियड में देयर वाज अ ग्रेजुअल क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड द एक्सटेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। ये सब बदलाव हैं, जो बदलाव मैं बता रही हूँ कि इन 1000 सालों में क्या क्या बदलाव आए, वो बदलाव हम पढ़ रहे हैं। तो इस पूरे 1000 साल के जो बीच में पीरियड था, इसमें बहुत से बदलाव आए। खेती स्टार्ट की गई, खेती के लिए जंगलों में जो पेड़ थे उनको, एक्स्ट्रा पेड़ थे उनको काटा गया, वहाँ खेती स्टार्ट की गई, है ना। अ चेंज फास्टर एंड मोर कम्प्लीट इन सम एरियाज देन इन अदर, मतलब काफ़ी तेज़ी से बदलाव आने लगा। चेंजेस इन देयर हैबिटेट फोर्स्ड मैनी फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू माइग्रेट। अब यहाँ एक वर्ड आया है फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फॉरेस्ट ड्वेलर्स मीन्स होता है आदिवासी, जो जंगलों में ही रहते हैं, उन्हें कहते हैं फॉरेस्ट ड्वेलर्स,
है ना, आदिवासी कहते हैं। तो फॉरेस्ट ड्वेलर्स को भी फोर्स किया गया कि वो यहाँ से कहीं और चले जाए जिससे कि वहाँ आसानी से खेती की जा सके। तो कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स ने तो बात मान ली, कुछ तो चले गए क्योंकि वो अपने आप को उन लोगों के लायक नहीं समझते, तो उनकी सोसाइटी से वो लोग अपने आप को अलग समझते थे, है ना। मगर कुछ फॉरेस्ट ड्वेलर्स मतलब कुछ जो आदिवासी थे उन्होंने अपने आप को उसी सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लिया कि हम भी इसी सोसाइटी में, क्योंकि उनको वो सोसाइटी पसंद आ गई, मराठास की, सिख की, राजपूत की, उनको सोसाइटी पसंद आई। तो कुछ आदिवासी उन्हीं की सोसाइटी में अपने आप को एक्सेप्ट कर लिए और वो उन्होंने भी वही सब काम करना स्टार्ट कर दिया। मगर कुछ आदिवासी जो थी वो उस जगह को छोड़कर जाने लगे। अदर स्टार्टेड टिलिंग एंड लैंड एंड बिकम पीजेंट। तो कुछ आदिवासी वहीं सेटल डाउन हो गए, है ना। दीज न्यू पीजेंट ग्रुप ग्रेजुअली बेगन टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल मार्केट्स, क्योंकि इन आदिवासी को या इन लोगों को ये लगने लगा कि यहाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, अपने कमाने के लिए, जिंदा रहने के लिए हम भी कुछ काम करेंगे, तो धीरे धीरे हमें भी ये सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है। मार्केट्स, चीफ्टेंस, प्रीस्ट, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, दे बिकम पार्ट ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। ये भी हमारे सोसाइटी का एक हिस्सा बन चुके थे। कौन? फॉरेस्ट ड्वेलर्स। एंड वर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस, ये भी टैक्स पे करने लगे थे समय के साथ साथ। ये भी काम मतलब ये भी सर्विसेज देने लगे थे, सर्विसेज प्रोवाइड करने लगे थे सोसाइटी को टू लोकल बोर्ड्स। एज अ रिजल्ट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस इमर्ज्ड अमंग पीजेंट। कई बदलाव आए, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कई सारे बदलाव आने लगे। ठीक है ना। इस हिसाब से सम पॉजेस्ड मोर प्रोडक्ट लैंड, अदर ऑल्सो केप्ट कैटल। कुछ लोग भेड़ बकरियां पालने लगे, जिस हिसाब से वो अपने आप को लायक समझते थे उस हिसाब से उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जो ऑक्यूपेशन उन्हें समझ में आता था उस हिसाब से उन लोगों ने अपना एक ऑक्यूपेशन चुना कि हम भेड़ बकरियां रखेंगे, दूध उसका निकालेंगे, बेचेंगे, फिर पैसे कमाएंगे। कुछ लोग खेती करके अनाज बेचने लगे। तो जिस हिसाब से जिसको जो सही लगता था कि हम ये काम कर सकते हैं, हम इस चीज़ के लिए एबल हैं, वो उस ऑक्यूपेशन को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है। आज सोसाइटी बिकम मोर डिफरेंशिएटेड। अब सोसाइटी पूरी तरह एकदम डिफरेंशिएट हो चुकी थी, अलग अलग हो चुकी थी। पीपल वर ग्रुप्ड इनटू जाति। अब जो लोगों का एक ग्रुप बन चुका था, अलग अलग जाति का, अलग अलग कास्ट का, और उनके काम के अकॉर्डिंग उनको एक रैंक दे दी गई थी कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम्हारी रैंक ये है, फिर तुम ये इस मतलब उनके पास कितना पैसा है, उनके पास कितनी ताकत है, उनके पैसे और ताकत के अनुसार उनको एक रैंक प्रोवाइड की गई थी। मगर वो रैंक परमानेंट नहीं थी, वो रैंक कभी भी बदल सकती थी, है ना। उनके काम के, उनके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनके पास कितनी पावर है, पावर मतलब कितनी ताकत है ना, उनके पैसों के अकॉर्डिंग उन्होंने उनको रैंक प्रोवाइड की थी। ठीक है। उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उनके ऑक्यूपेशन मतलब जो उनका प्रोफेशन था, जैसे कि जिन्होंने भेड़ बकरियां पाला तो उनको ये रैंक दे दी गई, जिन्होंने एग्रीकल्चर का सोचा उन्हें कोई और रैंक दे दी गई। तो उनके प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग उनको रैंक प्रोवाइड कराई गई। ठीक है। रैंक्स वर नॉट फिक्स। रैंक्स कोई फिक्स नहीं थी, कोई परमानेंट नहीं थी, रैंक्स बदल रही थी। ठीक है। फिर क्या है? एंड वेरीड अकॉर्डिंग टू द पावर, इन्फ्लुएंस एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द जाति। इन सभी लोगों को एक हेड था जो कि कंट्रोल करता था। उनके एक अलग रूल्स और रेगुलेशन थे, जिस रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से वो लोगों को कंट्रोल किया करते थे। ठीक है ना। द स्टेटस ऑफ द सेम जाति कुड वेरी फ्रॉम एरिया टू एरिया। एरिया बाय एरिया लोगों के पार जो थे वो अलग अलग थे, है ना। इस टाइप से जातीज फ्रेम देयर ओन रूल्स। जातीज ने लोगों ने अपने रूल्स रेगुलेशन खुद बनाए जिससे कि वो अच्छे तरीके से सोसाइटी को रन आउट कर सके, मतलब रन आउट टाइप से मतलब कि चला सकें। ठीक है। These regulation वर एनफोर्स्ड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स। इन रूल रेगुलेशन को कौन एग्जीक्यूट कर रहा था? जो उसका हेड ऑफ द मेंबर्स था। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? डिस्क्राइब्ड इन द सम एरियाज एज द जाति पंचायत। और उस हेड को क्या कहा जाता था? जाति पंचायत। अभी भी ऐसे कुछ एरिया हैं जहाँ एक हेड होता है जिसे जाति पंचायत कहा जाता है और उन जाति को वो रेगुलेट करता है। बट जातीज वर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज। मगर जो उस गाँव के जाति थे, जो उस कास्ट के लोग थे, उस रूल रेगुलेशन को वो लोग फॉलो करते थे और एग्जीक्यूट किया करते थे। सेवरल विलेजेस वर गवर्न बाय अ chieftain together they were only one small unit of state। अलग अलग गांव के जो लोग थे वो उनको कौन कंट्रोल कर रहा था? चीफटेन कंट्रोल करता था। और इकट्ठा अगर इन्हें कर दिया जाए तो एक स्टेट का ये एक छोटा सा हिस्सा थे। ठीक है ना। इस तरीके से मतलब उनके ऑक्यूपेशन, उनके बैकग्राउंड के बेसिस पे उनको बांट दिया गया था ना कि उनकी रैंक ये है, उनकी रैंक ये है। मतलब जो भेड़ बकरियां पाल रहा है उनकी रैंक ये है ना। जैसे अब हमारे यहाँ क्या हो गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय,
है ना। तो उस प्रकार से अलग अलग कास्ट बटी हुई हैं, उसी प्रकार से वहाँ भी उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, उनके बैकग्राउंड के हिसाब से उनको एक रैंक में बांट दिया गया था, ठीक है ना। जैसे अगर मान लो सोल्जर सैनिक हैं तो सैनिकों ने अपना एक ग्रुप बांट लिया, आदिवासी है तो आदिवासी लोगों ने अपना एक ग्रुप बांट लिया कि हम इस ग्रुप के हैं, है ना। जो भेड़ बकरियाँ पाल रहा है उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया कि हम इस कास्ट के हैं। तो सबने अपना अपना कास्ट क्या कर लिया था, खुद बना लिया था कि हम ये भेड़ बकरियाँ रह रहे हैं तो भेड़ बकरियाँ पालने वाले अलग, सैनिक जो हैं वो अलग, राजपूत जो हैं वो अलग। तो उन्होंने खुद अपने प्रोफेशन और बैकग्राउंड के बेसिस पे अपने आप को बांट लिया।